Good evening to all once again. Today we have one of my favorite student and also one of my first student, we can say. Ashish was my first student when I started guiding students, and he has appeared twice for the UPSC mains exam in 2019 and 2020 mains exam, and I guess it was his third or fourth attempt when he has given his mains exam this year. And he's a best example that how with the help of the self preparation, you can qualify the exam. All of you, please mute yourself. Pranav, Sagar, Ashish, please mute yourself. Okay, sorry. I have to put restriction for you to unmute yourself because you people are not getting how to unmute. Anyway, so coming back to Ashish, as I told you that he was my first student, and he's the best example that how to qualify UPSC prelims and mains exam as well. And I guess he never visited to Delhi before he gave this year's mains exam. And he will be sharing with you his experience of his preparation, what mistake he has made in his early stage of preparation, and what you should avoid, and what should be done while making the notes and all everything he will be sharing with you. So Ashish, over to you. Please, you can have like around 15 to 20 minutes experience, your experience of both prelims and mains exam. Then we can have a question and answer session where everybody will ask the question and we can answer. Fine, Ashish? Yes, you can continue. Yes, ma'am. ओके मैं शुरुआत में कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश सेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बिकॉज माय होल एजुकेशन टिल पोस्ट ग्रेजुएशन इज इन मराठी मीडियम सो वी विल स्टार्ट दिस इन हिंदी ओके तो सर पहले मेन से स्टार्ट कर देते हैं हम कि मेंस में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में क्या क्या मेरे मिस्टेक्स हुई थी और मैंने इस अटेम्प्ट में क्या क्या सुधारी और मुझे क्या लगता है कि इस अटेम्प्ट में भी मेरी गलती हुई जो मुझे आगे सुधारनी चाहिए अगर मुझे मौका मिलता है लिखने का तो सर लास्ट अटेम्प्ट में जब मैं फर्स्ट मेंस लिख रहा था तो मैंने एक्चुअली दिस वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट मैं 3 अटेम्प्ट्स पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया उसके वो प्रीलिम्स की क्या गलती थी हम मेंस के बाद डिस्कस करेंगे लेकिन 3 अटेम्प्ट्स में मेंस के प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया तो प्रीलिम्स के बारे में मेरे मन में एक फोबिया बढ़ गया था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया मेंस पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया ऑप्शनल पे ज्यादा फोकस नहीं किया आंसर राइटिंग नहीं की थी प्रीलिम्स के पहले तो जब मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया मैंने आवाज आ रही है मेरी हेलो Ashish, we can hear you. Continue. Okay, sir. आवाज सुनाई दे रही है. You can continue. Okay, sir. तो आंसर राइटिंग मैंने नहीं करी थी मैंने ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रीलिम्स पे किया था मेंस के और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो हमें टाइम देके आंसर लिखने होते टेस्ट सीरीज लिखनी होती है वो मैंने नहीं करी थी फिर मेरे हम मार्केट में जब हम जाते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए वहां पे बहुत सारे रूमर्स है मिथ्स है कि यूपीएससी सिर्फ करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछती है तो वैसे ने मैंने क्या किया मेंस के टाइम सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस किया स्टैटिक सिलेबस इग्नोर किया सिलेबस देखा ही नहीं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा देखे नहीं और ऑप्शनल का मैंने जैसे शुभ्रा मैडम के यहाँ पे क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था तो सिर्फ मैं लेक्चर देखता था उसको रिवाइज नहीं करता था तो एग्जाम में क्या होता है एग्जाम में अब अगर रिवाइज नहीं कर पाते पेपर के अगर 10 दिन पहले भी रिवाइज नहीं करते तो वो रिप्लिकेट नहीं हो पाता पेपर में तो आप पहले कितना भी पढ़ो एक साल में कितना भी पढ़ो अगर पेपर से पहले आपको आपके माइक्रो नोट्स नहीं बने हैं आपने रिवीजन नहीं किया है तो पेपर में वो रिप्लिकेट नहीं होता था तो पिछली बार मेरी वो भी गलती थी नोट्स नहीं बनाए थे मैंने और जो क्लासेस के जो नोट्स होते हैं मार्केट में बहुत नोट्स आते हैं पहले प्रॉब्लम था स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अब प्रॉब्लम हो गया है प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज वो जो प्रॉब्लम हो रहा है सबके साथ वो मेरे साथ भी हुआ था मतलब रोज टेलीग्राम खोलो व्हाट्सएप खोलो कोई वेबसाइट खोलो तो इतने ज्यादा मटेरियल्स आते हैं इतने ज्यादा फ्री गाइडेंस वाले सेशंस आते हैं ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको फॉलो करें तो वो प्रॉब्लम हो गया था मेरे का और दूसरा ऐसे राइटिंग मेंस में एक ध्यान में रखो कि ऐसे कि हम हमारे 4 जीएस है एक ऐसे है और ऑप्शनल है ऑप्शनल के 2 पेपर 1 पेपर 2 हम क्या कर देते हैं कि GS2 और GS3 इस पे ज्यादा फोकस करते हैं
लेकिन क्या करते GS1 GS4 ए से इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन ऐसे और इथिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में तो कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप अपना GS का नॉलेज, ऑप्शनल का नॉलेज इससे एक बेटर से लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने वो गलती करी थी कि ऐसे नहीं लिखे थे। इथिक्स मैंने डायरेक्टली मैंने पेपर में जाके लिखा, इथिक्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, ज्यादा कुछ इथिक्स के लिए पढ़ा नहीं था, वो मेरी गलती थी। तो मैंने इस अटेम्प्ट में मैंने चेंज क्या किया, तो मैंने मुझे मेंस खत्म होने के बाद 2019 वाला मुझे तभी समझ में आ गया था कि मेरी गलती क्या क्या हुई है और आई एम नॉट गोइंग टू क्वालिफाई दिस मेंस। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से जल्दी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी, GS की हो ऑप्शनल की हो उसकी। तो मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की प्रीलिम्स से पहले। तो प्रीलिम्स 2020 जब लास्ट ईयर कोविड आया था, तो पहले हमारी डेट कुछ मई के एंड में थी। तो बहुत सारे लोग कोविड के चक्कर में इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए कि एग्जाम होगी नहीं होगी इसी चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन मैं उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि एग्जाम होने वाली है तो भी देनी है, नहीं होने वाली है तो हमको यूपीएससी के नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगी, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो मैं लास्ट तक, जब तक यूपीएससी की नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक मैं आंसर राइटिंग कर रहा था, ऑप्शनल की हो GS की हो, दोनों मेरे आंसर राइटिंग साइड बाय साइड चल रही थी। और इथिक्स, इथिक्स स्पेशली क्या होता है, इथिक्स के लिए पढ़ना ज्यादा नहीं होता है, आपको लिखना ज्यादा होता है। इथिक्स के लिए कुछ आप डेफिनेशन कर दिए और कुछ कुछ एग्जांपल्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए, तो आपको सिर्फ पेपर में रेप्लिकेट कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसकी मैंने प्रैक्टिस करी। तो प्रीलिम्स के पहले, प्रीलिम्स पेपर के पहले 2 महीने पहले तक मैंने अराउंड ऑप्शनल के 200 क्वेश्चंस लिखे थे, GS के अराउंड 250 क्वेश्चंस लिखे थे। तो एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेंस में हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि हमने, मेरे माइंड में एक ऐसा है, एक स्ट्रक्चर बन गया था कि अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नोन हो, उसके बारे में मेरे पास कंटेंट हो ना हो, लेकिन उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, एक प्रैक्टिस हो जाती है आप जब इससे आंसर राइटिंग करते Okay. हो। और लास्ट So, अटेम्प्ट में okay, Ashish. So, COVID-19 was a boon for you, or it was like bane for you? मतलब ये अच्छा हुआ या बुरा हो गया COVID-19 की वजह से? Like you got more सर मेरे time, or you were like under stress कि बहुत एग्जाम लेट हो रहा है तो tension for you, or you were, what you can say, it was a good point for you. नहीं सर, मैंने कोविड का मेरे प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट ही नहीं होने दिया, क्योंकि मैं 31 ऑफ मई को एग्जाम हो या 4 अक्टूबर को मैं देने के लिए रेडी था, मेंटली प्रिपेयर था। प्रिपरेशन कितना भी हो, मतलब घर में रहो बाहर रहो, लेकिन एक प्रीलिम्स जो एग्जाम है कंटेंट और प्रिपरेशन से ज्यादा मेंटल एक स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा चेक करता है। तो मैं दोनों के लिए तैयार था 31 को हो, इसलिए मेरे प्रिपरेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया था। मैं ऐसा जैसे नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मली प्रिपरेशन करते रहा था। पोस्टपोन भी हो गई, मेरा प्रिपरेशन वैसे ही चल रहा था। और दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी भी बताया कि प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस बार मैंने एक ऑप्टिमम कंटेंट का फैक्टर अपनाया कि हमारे सिलेबस है GS का, GS 1 2 3 4 का सिलेबस के पॉइंट पे अभी GS 1 में टॉपिक है सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, वो कैसे भी घुमाएगा। लेकिन सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म पे हमारे पास थोड़ा एक कंटेंट है, एक पेज का भी कंटेंट है, डेफिनेशन है, कुछ एग्जांपल्स है, प्रॉब्लम्स क्या चले, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, ऐसे कुछ एग्जांपल से क्वेश्चन कैसा भी आए हम उस कंटेंट को मोल्ड करके लिख सकते हैं आंसर। लेकिन हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट में आंसर लिखते हैं और टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है, उस हिसाब से फिर कंटेंट बनाने लगते हैं। तो हर टेस्ट का अलग होता है। और जो मेन हमारा जो यूपीएससी का जो बाइबल कह सकते हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको देखते ही नहीं है कि यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन बना है। हम क्या करते हैं, विजन के क्वेश्चन देखो, इनसाइड के क्वेश्चन देखो, फिर क्लासेस के क्वेश्चन ही देखने पे लगे होते हैं। तो वो प्रॉब्लम मैंने इस बार होने नहीं दिया कि हर टॉपिक पे मैंने एक ऑप्टिमम कंटेंट बना लिया था कि क्वेश्चन का ऐसा भी आए तो इंट्रोडक्शन मेरे पास बना हुआ था कि ए आए तो मेरे पास एक डेफिनेशन बनी हुई है, तो दूसरा क्वेश्चन कोई आए तो करंट अफेयर्स का डाटा कुछ बनाया हुआ जो मैं कंटेंट में डाल दूंगा। इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन क्या कर दूंगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन से डालने हैं। और जो एक प्रैक्टिस हो जाती है ना, कि मैंने ऐसी प्रैक्टिस करी थी कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे यूपीएससी, अभी मुझे वो पता है ना पता है उसे फर्क नहीं, लेकिन मैं कोई पॉइंट्स ऐसे जनरेट कर देता था कि 15 अभी जीरो भी नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन छोड़ता नहीं था कि अगर मेरे पास जीरो नॉलेज है तो जीरो नहीं लाना है, कम से कम 2-3 मार्क तो हम उसमें ला सकते हैं, इतना कंटेंट हम पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। ऐसे एक हमको बस पॉइंट कितने बनाने हैं, 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स, उसमें भी इंट्रोडक्शन चला जाता है, कंक्लूजन चला जाता है
और फैक्ट्स वगैरह कुछ याद आए तो ठीक है, नहीं भी आए तो भी ठीक है, उस पे उतना लोड नहीं लेना है। हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स करके फैक्ट्स के पीछे निकल जाते हैं, लेकिन एनालिसिस पार्ट मिस हो जाता है, वो मिस नहीं करना है। तो इस बार मैंने उस पर भी फोकस किया था। फिर Okay. मैंने लास्ट ईयर One more thing, Ashish, with this point, प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज करना और उन क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा या गोइंग फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट? Because as I have observed and even you have also observed it, the standard of the questions which are available in the market, which are available in the markets, that is not at par with UPSC. And as you have rightly said, that UPSC is a combination of question of static part and the dynamic part. Like UPSC always have 2 or 3 parts of the question. जो हमेशा 2 या 3 पार्ट होते हैं, उसमें से एक जो पार्ट होता है वो स्टैटिक पार्ट चेक करता है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो डायनेमिक वाला या जो करंट इश्यूज है, करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, as I always say that UPSC might ask a question, what do you understand by the term socialism? Discuss the relevance of socialism in India with current context. एक सेकंड पार्ट होगा। So what do you think, like solving previous year question paper will be more beneficial, or like solving the questions which are available in the market is more beneficial with respect to mains exam? सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और उसमें भी GS1 और GS4 में, GS1 और GS4 पूरी तरह से स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और GS3 और GS2 में जो करंट पार्ट है, अगर 15 का पेपर निकालो हम 2015-2016, उस ईयर के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टैटिक के है GS2 के GS3 के, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लिख के। और जो क्लास के जो टेस्ट है वो हमें प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो करंट है वो एक अच्छे से बन जाए, थोड़ा कंटेंट आ जाए हमारे पास, इसलिए क्लास के भी टेस्ट दे रहे हैं। और जो अगर प्रीलिम्स के लिए एक बार चल जाता है कि हम टेस्ट ना दे, लेकिन मेंस के लिए क्या होता है, टेस्ट देना क्यों जरूरत है कि टाइम मैनेजमेंट बन जाए, 3 घंटे में हमारा आंसर लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे फ्रेंड्स है मेरे, उनके पेपर ही कंप्लीट नहीं होते। एक मेरा फ्रेंड था, अभी मेरे साथ मेंस लिख रहा था, उसने कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, वो GS1 में आ गया, उसने 9 क्वेश्चन छोड़ दिए थे पहले पेपर में। फिर उसका उसी में वो इतना मतलब डिमोटिवेट हो गया, लास्ट पेपर तक, ऑप्शनल के पेपर तक उसका एक भी पेपर कंप्लीट नहीं, वो तो ऐसे ही रेस से बाहर हो गया। ये नहीं होने देना है, इसलिए टेस्ट सीरीज वगैरह लगा के या खुद से करो, मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अपना एक पीयर ग्रुप बनाओ, तो 3 घंटा बैठ के टाइम लगा के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे, प्रैक्टिस करनी है सिर्फ लिखने की, टाइम मैनेजमेंट की। That's what I'm doing. Yeah, वो हम कर रहे हैं। Every day I do give them 1 or 2 questions based on the newspaper, and also I ask them to go through the previous year question paper। जो previous year जो question paper है उनको देखना है, और जिस तरीके के question previous year आए वैसे ही इस साल हम कुछ predict करते हैं कि इस टॉपिक पे इस साल ये question आ सकता है। So in that way I'm giving them 1 or 2 questions every day, they are writing those questions, so that should be, I think, the right approach. Yes, Ashish, continue. तो इस तरह से मेरा कहना था कि करंट पे जितना फोकस कर रहे हो उतना स्टैटिक पे भी करो। जो मैंने गलती करी थी वो मत करना। अगर मतलब 2019 में मैंने मतलब मुझे अभी लगता है कि मैंने जो आंसर लिखे थे, मतलब मैं जो घर पे लिखता था या सर ने मेरे चेक करे, उससे मतलब क्वालिटी एकदम डिग्रेड हो गई थी। क्योंकि पेपर में हम जाते हैं, मेरा माइंड में क्या आता है कि एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो मुझे जो आता है मैं वो लिखता नहीं था, कि एज इट इज मुझे नहीं पता है, तो मैं कुछ भी लिख के आ रहा था कि पॉइंट नहीं बन रहे थे, उस वजह से मेरे मार्क्स कम आए। लेकिन इस बार मैंने टॉपर्स, जो मार्केट में जो टॉपर्स कॉपी होते हैं, वो सबसे बेटर मॉडल आंसर होता है, क्लास के मॉडल आंसर नहीं लिखने हैं जो टॉपर्स के, क्योंकि वो लोग वैसे आंसर लिख के रैंक ला रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि आंसर कैसे लिखने चाहिए। जैसे इस साल के टॉपर है उषा यादव वगैरह, उनके आंसर देख लो और पता चलेगा कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं, क्योंकि वो सेम आंसर लिख के वो रैंक ला रहे हैं, वो मार्क ला रहे हैं, और उनका आंसर देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लिख रहे, नॉर्मली आंसर लिख रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो किस तरह से कंटेंट को मैनेज करते हैं, करंट अफेयर्स का यूज कैसे करते हैं, वो देखना है। और स्टैटिक को वो ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है उनके आंसर में। करंट अफेयर्स कहाँ पे लगता है हमको, एग्जाम्पल्स देने के लिए, कुछ फैक्ट्स देने के लिए, और हर क्वेश्चन में 1-2 फैक्ट्स देने हैं हमको, पूरा का पूरा क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं लिखना है। तो अगर हम भी चेक करते हैं किसी की कॉपी और पूरा फैक्ट से लिखा होता है, वो चेक करने का मन ही नहीं करता, उसमें एनालिसिस ना हो तो एग्जामिनर को भी कैसे मन करेगा कि पूरा सिर्फ फैक्ट्स लिखा है, फैक्ट। तो एक एनालिटिकल अप्रोच भी अपनाना है मेंस के लिए। और दूसरी चीज मैंने चेंज करी थी इस बार, कि मैंने लास्ट टाइम ऐसे नहीं लिखे थे, इस टाइम मैंने कम से कम 10 ऐसे लिख दिए थे कि प्रैक्टिस हो जाए।
और उसकी वजह से मुझे लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं पेपर में चला गया, पहला पेपर था, पहली मेंस थी, तो एसी के टाइम में पूरा प्रेशर में आ गया था, तो मेरा पहला जो एसी था पूरा खराब हो गया था। मतलब मुझे 3 पेजेस लिखने के बाद पता चला कि मुझे दूसरा ऐसे चूज करना चाहिए था ये ऐसे, लेकिन अब 3 पेजेस लिख दिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने वैसे पॉइंट बना के लिख दिए। फिर भी मतलब एक ऐसा ऐसे खराब होने के बाद भी मुझे एक एवरेज मार्क्स आए थे, 122 मार्क्स आए थे। जो एवरेज है वो किसी बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट के भी उतने ही आए लास्ट ईयर। तो अगर मैं उस ऐसे में अब दूसरा भी ऐसे अच्छे से परफॉर्मेंस कर देता तो मुझे शायद 140 135 प्लस तो आ जाते। तो इसके लिए क्या करना है कि एग्जाम में जाओ तो एक कॉन्फिडेंट रहना है कि हमने जो प्रिपरेशन की है वो अच्छे से की है, तो उसमें हम अपना परफॉर्मेंस दे देंगे, उसमें रैंक आ जाएगा। एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम लिखना है पेपर। तो ये चेंजेस मैंने किए थे। तो आपको क्या करना है अभी मेंस के लिए? अभी तो प्रीलिम्स पास में है, लेकिन अगर कोई 2022 वाला अटेम्प्ट देने वाला है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या करे। पहले तो सिलेबस सर जो बताते हैं, सर मतलब जब स्टार्ट करते हैं क्लास तो पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कर देते हैं। तो वो सबसे बेटर वे है कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस एकदम रट लो। मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि सिलेबस के कौन से पार्ट का है, उसके हिसाब से भी आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो। पहले तो वो करो। सिलेबस से हमको और जो पॉइंट्स होते हैं सिलेबस के पॉइंट्स, उसके लिए एक ऑप्टिमम कंटेंट बना लो माइंड में। और थोड़े थोड़े यूपीएससी एकदम मैं बताना चाहता हूँ कि स्कूल लेवल कॉलेज लेवल जैसे भी पढ़ने की जरूरत होती है, थोड़ा रटना जरूरी होता है। सिलेबस डेफिनेशन फैक्ट्स थोड़े रट लो वो भी जरूरी होता है। और प्रीवियस ईयर का क्या फायदा होता है, क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, वो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जैसे कि 2019 में जीएस2 में क्वेश्चन आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे डिस्क्वालिफिकेशन के क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या फैक्टर्स है, वो क्वेश्चन आया था 2019। तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अभी आया है तो हम क्या करते हैं उसका दूसरा एंगल पढ़ते हैं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ते। लेकिन 2020 में फर्स्ट क्वेश्चन आया था डिस्क्वालिफिकेशन पे ही पूछा था फिर से। तो अगर 2020 2019 का हम पेपर के आंसर भी लिख जाते हैं तो भी वहां पे क्वेश्चन मैनेज हो जाता। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना है। और दूसरा है कि आंसर राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि हम आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें, कि जब से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी चाहिए क्या? तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब तक आपके पास में कंटेंट नहीं आता, आप वो टॉपिक कम से कम एक बार पढ़ नहीं लेते और उसका रिवीजन नहीं कर लेते, तब तक आंसर राइटिंग नहीं करनी है। इसमें मैं एक अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि कंटेंट नहीं आ रहा, मैं जब लिख रहा हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे आंसर अच्छे नहीं आ रहा, और इसलिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता और लिखते ही रहे। तो एक काम करो, सुबह उठने के बाद क्वेश्चन डिसाइड करो कि कौन से लिखने हैं। दिन में 2-3 घंटे बढ़ के उसी क्वेश्चन का कंटेंट बनाओ, उसी क्वेश्चन का कंटेंट बनाओ, शाम में आंसर लिखो। कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है कि देख के लिखना नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर आना चाहिए। और इससे क्या फायदा होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके कंटेंट भी बिल्डअप होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो टॉपिक प्रिपेयर होते हैं और वो आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसको अपने नोट्स के जैसा भी यूज कर सकते हैं मेंस के टाइम पे। तो वैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। तो आंसर राइटिंग में ज्यादा से ज्यादा फोकस क्या करना है, स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन। अभी के लिए कंटेंट वो अपने आप प्रीलिम्स के बाद या वो आ जाता है कंटेंट। और दूसरा सबसे मेन चीज है, प्रीलिम्स के पहले कम से कम एक बार ऑप्शनल पढ़ के होना चाहिए। ऑप्शनल और प्रीलिम्स का क्या लेना देना है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऑप्शनल का अगर प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है तो आपको प्रीलिम्स में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर है तो मेंस में मैं अच्छा प्रिपेयर कर सकता हूँ। और इस साल देखो प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ 80 डेज है, 80 डेज में आप ऑप्शनल प्रिपेयर करना, जीएस का आंसर लिखना, ऐसे लिखना, ऑप्शनल का टेस्ट लिखना, ये पॉसिबल नहीं होता। तो कम से कम अभी जीएस अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, जीएस प्रीलिम्स के बाद हो जाएगा। जीएस 1 तो सिर्फ पूरा का पूरा प्रीलिम्स के ही प्रिपरेशन पे हम लिख सकते हैं। जीएस2 और जीएस3 करंट अफेयर्स और थोड़ा थोड़ा सबसे ज्यादा फोकस वही करते हैं तो वो भी हो जाता है, लेकिन ऑप्शनल नहीं हो जाएगा। ऑप्शनल अभी अगर नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो ऑप्शनल स्टार्ट कर दीजिए, ऑप्शनल अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए। और इथिक्स, इथिक्स एक इजी पार्ट है, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं लगती, उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए। इथिक्स एक अच्छे से कर लीजिए, एक छोटे से नोट्स उठाइए मार्केट में, मार्केट से किसी की मैं सजेस्ट करूंगा कि लुकमान सर के नोट्स से अच्छे, लुकमान क्लासेस के नोट्स है अंसारी सर के, वो कर लीजिए हैंड रिटन नोट्स। बुक्स वगैरह वो लोग लेक्सिकन वगैरह मत पढ़िए। और दूसरा एक ऐसे प्रैक्टिस करना है प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स के बाद जस्ट टेस्ट वगैरह लिखिए, उससे ऐसे करेंगे। और करंट के अफेयर्स के साथ स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इतना मेंस के लिए मैं बताना चाहता हूँ। बाकी सर बोलिए क्या करना है।
Okay, so yes, Ashish, thanks. He has shared his experience regarding his mains. So whatever I always say in the class, the same thing he is following, and he has also already followed, and I'm expecting that he will qualify this year's exam. तो वही चीज आपको ध्यान में रखना है, वैसे always say. So that is about prelims. Mains से related अगर आपको कुछ पूछना है, if any one of you want to ask anything about your mains exam preparation, because now, as I already told you, that from 15th March onwards, we are going to focus more on the prelims exam now. So अभी जितना हम लोगों ने किया, like we have already done some, like it's not like that we have not covered all the topics of the general studies paper 2, paper 3 and paper 1, but we have covered almost around 70 to 80%. We have tried to do some answer writing, and essay, I have told you that we will have the essay after prelims exam, because as you have rightly said that until you have a content, you can't write a proper essay. Content is not important. Important is about how you present your answer, how you are making your answer. That's more important, right? So that's what we are supposed to do. अगर किसी को question पूछना है तो just raise your hand. I will allow you to unmute, and then you can ask your question. Azhar, you want to ask something? Yeah, one by one. Just raise your hand. Those who want to ask question, just raise your hand. I will allow you to unmute yourself. Okay. Okay. Shamama, sorry, Mitali, you can unmute yourself now and ask the question. Sir, I have asked my question in chat. Azharuddin, right? Azharuddin, can you please identify yourself, your name, and you belongs to which place? Sir, Jammu Kashmir. Okay, fine. Which Jammu optional? and Kashmir. Okay. Which optional subject is best in terms of scoring and syllabus among the following as per your view? Yes, Ashish. What is your experience about optional? What do you think? Which optional is? Yes, Ashish. यार ऑप्शनल में है ना, कोई भी ऑप्शनल होते हैं ना, वो स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग ऐसा कोई नहीं है. ऑप्शनल इस हिसाब से डिसाइड भी नहीं करना है. ऑप्शनल डिसाइड करते हुए ऐसे करना है कि हम किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है. जिस सब्जेक्ट में हम कंफर्टेबल है, जो सब्जेक्ट हम लॉन्ग टर्म में पढ़ सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट हम पढ़ सकते हैं, बोर नहीं होंगे, हमें जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से पढ़ना है. अगर कोई ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट का थोड़ा लिंक वगैरह है तो वो अच्छा रहेगा, नहीं भी है तो अपना इंटरेस्ट देखो. टॉपर्स के टॉक्स देख के एक बात मैं बताना चाहता हूँ, टॉपर्स टॉक सबसे ज्यादा मिसलीडिंग होते हैं, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, वो सबसे ज्यादा मिसलीड करते हैं. तो वो जो बता देंगे एंथ्रोपोलॉजी सब हाई स्कोरिंग है, मैथमेटिक्स हाई स्कोरिंग है, उस हिसाब से हमको ऑप्शनल ने डिसाइड करना है. तो हमको डिसाइड करना है कि हमारे कंफर्ट के हिसाब से और हम कैसे पढ़ सकते हैं ऑप्शनल, और ऑप्शनल को हम डिसाइड मतलब अच्छे से टैकल कर सकते हैं. अभी मेरा एक एग्जाम बता देता हूँ. मैं 2016 में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, तो मैंने क्या किया था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने ऑप्शनल रखा था हिस्ट्री. तो क्या होता था, मैंने हिस्ट्री कभी मैंने स्पेक्ट्रम के आगे बुक नहीं पढ़ी मैंने हिस्ट्री के लिए, और एंशिएंट मेडिवल के लिए एनसीईआरटी से आगे कुछ पढ़ा नहीं, और मुझे वो आर एस शर्मा भी पढ़ नहीं सकता था, मुझे बोरिंग लगता था, और मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल रखा था, तो मैं वो पढ़ ही नहीं पाता था. मैंने 3 साल 2016, 17, 18 मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल दिया था, लेकिन मैं वो कभी पढ़ ही नहीं पाता था. उसकी वजह से क्या होता था, मेरा प्रीलिम्स में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था, वो किसी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आता. इसके लिए मैंने बाद में 2018 में जब मैं प्रीलिम्स 0.66 मार्क्स से फेल हो गया, तो एकदम सीरियसली मैंने ऑप्शनल के बारे में सोचना स्टार्ट किया. तो मैंने 3-4 ऑप्शनल उठाए, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ऐसे ऑप्शनल उठाए, सबका सिलेबस देखा, क्वेश्चन पेपर देखे, और मुझे पीएसआईआर थोड़ा कंफर्ट लगा क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ था, और देखा कि गाइडेंस मार्केट में कैसा है, क्योंकि उस टाइम शुभ्रा रंजन मैडम जो ऑप्शनल के लिए पीएसआईआर के लिए फेमस है, वो पुणे में उनका क्लास स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि वहां पे ज्वाइन करके ऑप्शनल कवर कर सकते, इसलिए मैंने वो चॉइस किया था. लेकिन अगर मैं हिस्ट्री कर देता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतना बेटर कर पाता ऑप्शनल के, क्योंकि उस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं था. तो इस हिसाब से अजहर, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए, 4-5 सब्जेक्ट एनालिसिस कीजिए, और आपको जो अच्छा लगे वो डिसाइड कर लीजिए. Okay, he had given 4 subjects that, one second, geography, anthropology, sociology, and political science. Azhar, in one-to-one session, I will be explaining to you what are the advantages and disadvantages of all these 4 subjects. मतलब हर सब्जेक्ट का अपना कुछ weak strengths होते हैं और हर सब्जेक्ट का अपने कुछ weakness होते हैं. So all those 4 subjects are very good. Like even geography is scoring, anthropology is also scoring, sociology is also very good. But again,
it depends upon your background, your education background. It depends upon your interest of subject, and also depends upon your, whether the guidance is available or not. Like guidance is needed. I'm not saying coaching is needed. I'm saying guidance is needed. Guidance in terms of, in terms of understanding basic concepts, and guidance in terms of checking your answer. मतलब whether your answers are right, आप आंसर सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत है. मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की जरूरत है. So I will talk about the optional subject later on. Okay, Ashish, one thing I want to ask you, what was your experience of like joining the like Shubhra Ranjan man's class in first attempt, like when you attended the first class, the first attempt? So what was your experience of optional subject? Did you score well in the first attempt, or you had any problem with that? क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थे. शुभ्रा मैडम का मतलब क्लासेस बहुत अच्छे हैं, वो कंटेंट वगैरह अच्छा, लेकिन यहाँ से मेरे से गलती हुई थी कि मैं सिर्फ क्लास करता था, उसको रिवाइज नहीं करता था नोट्स. तो मुझे लगता था कि क्लास कर लिया तो मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर हो गया. प्रीलिम्स के बाद भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी शुभ्रा मैडम के वही. तो उसमें टेस्ट सीरीज में कैसा होता है, लेक्चर्स भी होते हैं मैडम के, तो मैं सिर्फ लेक्चर देखता था उस टेस्ट सीरीज को, और बेसिक जो नोट्स है उसको रिवाइज ही नहीं करता. तो वो प्रॉब्लम हो गई थी मेरे पास कि मैं जब ऑप्शनल का पेपर लिखने गया तो मुझे सोशल पॉलिटिकल साइंस में एक स्कॉलर्स लिखने होते हैं. पेपर लिखते टाइम मुझे स्कॉलर्स, एक भी स्कॉलर्स नहीं याद आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरीज याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ था और कंटेंट मेरे पास अच्छे से बिल्ड नहीं हुआ था. मैं सिर्फ क्लासेस देख के लग रहा था कि अभी ये टॉपिक का क्लास देख लिया तो मेरा कंटेंट कंप्लीट हो गया. वो नहीं करना है, रिवाइज करना है. अगर क्लास भी नहीं लगाना है तो मार्केट में मतलब बुक्स पढ़ने से अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा कि शुभ्रा, किसी का PSI है तो शुभ्रा मैडम के नोट्स लीजिए, आप खुद से पढ़िए. क्लास में ऐसा कुछ वो अलग नहीं पढ़ाते, वो नोट्स ही लिखवा देते, वही पढ़ाते. आपको नोट्स अगर मार्केट में मिल रहे हैं तो 500-600 रुपए में मिल जाते, वो लीजिए और रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, चले, थैंक यू. यस शमामा, आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं क्विकली. भैया मुझे पूछना ये था कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, and I have read only the NCERTs. So till when I have to continue the optional subject, means prelims is very close to us, and there is higher books. Till when I have to should I have to read the higher books one time? आप प्रिपरेशन कब से कर रही है? Sir, seriously I have been preparing for 1 year. 1 साल से, उससे भी थोड़ा कम, मींस 1 साल नहीं हुआ. ओके, प्रीलिम्स के लिए मतलब आप कॉन्फिडेंट है, मतलब एक बेसिक आपने पढ़ा हुआ है प्रीलिम्स के लिए? यस सर. हाँ, तो प्रीलिम्स अगर आप 1 साल से पढ़ रही है, प्रीलिम्स के लिए आप अगर कॉन्फिडेंट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिड ऑफ अप्रैल तक थोड़ा ऑप्शनल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, डेली 2-2 घंटा पढ़ लीजिए. और अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए. सिर्फ एनसीईआरटी से ऑप्शनल आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट चाहिए आपको. तो जो स्टैंडर्ड जो बुक्स है ऑप्शनल के वो पढ़ लीजिए. और अगर प्रीलिम्स के लिए आप कॉन्फिडेंट है और आप 1 साल से पढ़ रही है तो पढ़ सकते हैं. वरना अगर प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी सिर्फ प्रीलिम्स पढ़िए, बाद में कुछ प्रीलिम्स के बाद थोड़ा ज्यादा ऑप्शनल पे फोकस करके कवर हो जा सकता है. वैसे कोई इश्यू नहीं है. Okay. अगर प्रीलिम्स के लिए आप कॉन्फिडेंट है तो आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा. How much minimum time? Okay, how much minimum time one can like give for prelims exam? मतलब अगर प्रिपरेशन काफी अच्छा हो चुका है तो प्रीलिम्स का कंप्लीट रिवीजन कितने दिन में हो सकता है? Like, because there are many confusion like shall I start prelims 6 months before, right, 2 months before, or like over 3 months before? Because this is the most common, the doubt which I already said. Because I normally suggest them that you can revise prelims exam with right approach and right attitude within just 100 days. Because I myself have qualified prelims exam within just 15 days of revision if your basics are strong. So what do you think that how many like kitne din zaruri hai prelims ke liye, like for prelims oriented preparation, and what is the difference between the prelims oriented preparation and mains preparation? If you could just clarify this, that what you should do for prelims revision and what you should do for the mains revision. ओके. तो प्रीलिम्स के लिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है ना, हमको जनरली पता नहीं होता कि प्रीलिम्स एग्जाम कैसे होने वाली है, क्या होने वाले क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 4-5 मंथ्स दे दीजिए. लेकिन अगर हम 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं तो 3 मंथ्स में
मोर देन इनफ है। 3 मंथ्स में कम से कम हमारे सिलेबस में टॉपिक कितने हैं सब्जेक्ट? पॉलिटी है, 6 टॉपिक है ऑलमोस्ट। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड साइंस 6 है। तो हम 3 मंथ्स में कम से कम 2-3 बार इनको रिवाइज कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं ना, मतलब जो सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है उनके ऊपर ज्यादा चिपक जाते हैं। जैसे कि मेरी एक दोस्त है, लास्ट ईयर हमारे साथ प्रिपरेशन कर रही थी। उसने क्या किया, उसको आर्ट एंड कल्चर बहुत पसंद आता था सब्जेक्ट। तो नितिन सिंघानिया का बुक आता है एक मार्केट में, तो उसने वो 15 बार पढ़ा है बुक। और मेरे पास वो अभी तक मैंने 5 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 5 साल से मैं 5 अटेम्प्ट दिए। मेरे पास नितिन सिंघानिया का बुक अभी तक नहीं है, मैंने वो खरीदा ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आर्ट एंड कल्चर में कितना भी पढ़ूं, मैं उसमें वीक हूँ, मैं उसमें मार्क्स नहीं ला सकता। तो मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी या तमिलनाडु का बुक का जो स्टेट बोर्ड का बुक है, उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर लेता हूँ, वरना मैं क्वेश्चन सीधे से स्किप कर देता हूँ। तो उसका क्या हुआ, वो 15 बार कर चुकी है, लेकिन उसका फिर भी प्रीलिम्स में इस बार 2020 में एक भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन उसको सॉल्व नहीं हुआ। तो वेस्ट हो गया ना वो प्रिपरेशन। वैसे नहीं करना है हमको। क्या करना है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं उसको पहले पकड़ना है। जैसे कि पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनवायरमेंट एंड साइंस को इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं करना है, ये सबसे इजी पार्ट है और हमारे हाथ के मार्क्स है। मेरी जो प्रीलिम्स के लिए गलती थी, मैंने 3 अटेम्प्ट्स के लिए बताया था। मतलब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ 2016-17 में बिल्कुल सीरियस नहीं था। मैं ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए दे रहा हूँ ऐसे जाता था। तो 2018 में भी पहले 3 अटेम्प्ट में मैंने एनवायरमेंट कभी नहीं पढ़ा था, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी कभी नहीं पढ़ा था, मैंने करंट अफेयर्स कभी नहीं पढ़े थे। सिर्फ पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ के मैं प्रीलिम्स देता था। और लेकिन 2019 में मैंने चेंज क्या किया, मैंने थोड़ा साइंस पे भी फोकस करने लगा, थोड़ा एनवायरमेंट पे भी फोकस करने लगा, और करंट अफेयर भी अच्छे करने लगा। तो मेरे मार्क्स में ड्रास्टिक चेंज आया। मतलब मैं 2018 में मेरे कट ऑफ से 0.66 पीछे चल रहा था, वो मैं 2019 में मतलब प्रिपरेशन में मैंने ज्यादा कुछ चेंजेस ना करते हुए भी मेरे 22 मार्क्स प्लस थे कट ऑफ से। 2019 के कट ऑफ से 22 मार्क प्लस थे। जनरल के कट ऑफ से भी 8-9 मार्क प्लस चल रहा था मैं। और इस साल भी वही हुआ है। इस साल तो मैं बताना चाहता हूँ सर, आप अभी पूछ रहे थे कि कितने दिन में किया। मैंने 2020 का अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 1 मंथ प्रिपरेशन किया है, सितंबर में। अगस्त के 15 तक मैं आंसर राइटिंग कर रहा था, और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी सितंबर से। 1 मंथ मैंने पढ़ा है, और उसमें मैंने कम से कम मेरे 100 प्लस मार्क्स आए। तो लेकिन इसमें क्या है ना कि मैं बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, मेरा बेसिक बहुत अच्छे से हो गया है, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। अभी मैं बैठ जाता हूँ ना पढ़ने के लिए, तो मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट आराम से रिवाइज कर लेता हूँ। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइमर है तो 4-5 महीने पढ़ाई करनी चाहिए उसको प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलिए मिताली, would you like to ask something? You have raised your hand. Yes, मिताली. यस सर। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन कि जैसे सर ने बताया कि उनका 5 साल से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने इस पूरी जर्नी में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? यार अभी देखिए ना, ये मतलब मेरे में एक अच्छी क्वालिटी है या पता नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। लेकिन अभी उनमें से है ना, कोई भी नहीं है, वो सब छोड़ के चले गए। लेकिन मैं अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब मोटिवेशन है ना, एक इनर आपके पास अगर मोटिवेशन है एक सर्विस में जाने का। क्यों सर्विस में जाना चाहते हैं आप? अभी सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, या कोई बोल रहा है करना है कि प्रेस्टीज चाहिए, फेम चाहिए, इसलिए आप कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन लॉन्ग टर्म कभी नहीं रहता। अगर आपके पास एक अच्छा मोटिवेशन है कि मुझे इस सर्विस में क्यों जाना है, क्या करना है, मतलब सोसाइटी के लिए क्या करना है, तो आप एक अच्छे से कर सकते हो। ये हुई एक आइडियल बात है। और दूसरी मतलब प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँ तो मैंने 12th के बाद मेरा एक अच्छे से महाराष्ट्र के ऑटोनोमस कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, लेकिन मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया यूपीएससी करने के लिए। तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है यूपीएससी करने के सिवा। और अभी इसमें 3 साल मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं पीछे भी नहीं घूम सकता। तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ ये कि चलो करना है तो करते हैं। ठीक है, ओके। आशीष, you are talking about the material. आपने नितिन सिंघानिया का एक एग्जांपल दिया था, नितिन सिंघानिया, राइट? इवन आई haven't read that book for art and culture. मैंने भी कभी वो किताब मैंने भी सुना है, बट मैंने आज तक देखा भी नहीं है। But anyways, what is your observation, like पिछले 2-3 साल में जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में खास करके जो क्वेश्चन आ रहा है, what is your observation related to like popular material which is there in the market? What do you think? Do you think that कि UPSC has shifted the material and sources of asking the question?
And ये observation तुम्हारा है क्या पिछले 2-3 साल में? Is it happening like that कि they are not asking questions from the popular material like NCERTs and the basic books which the candidates used to refer like 2015 before. Ashish, only 1 minute is left. ये session शायद end हो जाएगा. You will answer this question in the next session. Please use the same link again to join back. Then we'll continue. All of you, please use the same link so that we can continue because the session will be ended now. In next session, you will be answering questions related to prelims exam. अब तक जो भी हुआ है, we talked about the mains exam. Now we will be having a discussion related to prelims exam in the next session. All of you, please join again.